ओके, सो लास्ट चैप्टर है भूगोल का अपने पास। ठीक है, कौन सी? फंडामेंटल वाली बुक से। ठीक है, ठीक है, मूल सिद्धांत वाली बुक का लास्ट चैप्टर है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बायो मीन्स जीवन, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। ठीक है, ओके। तो मतलब अब देखो, बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता का मतलब यही होता है कि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं आर्टिक वाला एरिया अपने पास। ठीक है, यहाँ पर आपको पेंगुइन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। वही पेंगुइन आपको राजस्थान के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। बस इसी को अपन जैव विविधता बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जहाँ की जलवायु होगी। ठीक है, जैसे किस किस चीज़ पे क्या क्या कैसे कैसे अलग अलग जगह पे क्षेत्रों में पाई जाती है। सौर ऊर्जा कहीं पे जैसी होगी, जल की उपलब्धता जैसी होगी, जहाँ अधिक ताप होगा, अधिक वर्षा होगी, या फिर वहाँ अधिक वनस्पति होगी। ठीक है, मतलब ऐसा है कहने का कि मान लेते हैं अब आर्टिक वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको मोस्टली फिशेज़ वगैरह मिलती हैं, या फिर सी लाइन्स मिलते हैं, या फिर पोलर बेयर्स मिलते हैं, या पेंगुइन्स वगैरह मिलते हैं। मतलब ज़्यादा आपको यहाँ पर डाइवर्सिटी, या फिर ज़्यादा आपको यहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप आते हो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के एरिया में, यहाँ पर अगर आप आते हो अमेज़ोन के जंगलों के अंदर, तो आपको यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के यहाँ पे आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस वही बताया गया अलग अलग प्रकार से कैसे होता है। ठीक है, कम ताप में मैंने वही बताया आपको, जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पे प्रजाति कम होगी, बड़ी जनसंख्या कम विविधता। ठीक है, अब देखो जैव विविधता भी तीन स्तर होते हैं, अलग अलग तरीके से होती है जैव विविधता। आंसोनिक या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे मान लेते हैं ये एक डॉग है। अब इस डॉग है तो ये कुत्ता ही, लेकिन कुत्ते की देखो अलग अलग वैरायटी है। ठीक है, ये अलग हो गया, ये लेब्रा हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया पमेलियन। तो है सेम ही, सारे एक ही ब्रीड के हैं। ठीक है, एक ही प्रजाति के, लेकिन भीतर जीन में अंतर, इनके जीन्स में अलग अलग है एक ही प्रजाति के, लेकिन है अलग अलग। जैसे मनुष्य भी अपन ले सकते हैं रंग, ऊंचाई, बनावट के आधार पर, तो मनुष्य भी इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे अफ्रीका के लोग अलग दिखते हैं, यूएस के लोग अलग दिखते हैं, इंडिया के लोग अलग दिखते हैं, जापान के लोग अलग दिखते हैं, चाइना के लोग अलग दिखते हैं। तो बस वही है, विविधता देखी जाती है। महत्व क्या है यहाँ पे? प्रजाति का स्वच्छ प्रजनन, रोग से लड़ने की क्षमता, पर्यावरणीय बदलाव के अनुकूलन होता है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो लोगों का वहाँ पे उस नेचर, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वैसे डेवलप हो जाते हैं। जैसे पोलर बियर होते हैं, पोलर बियर समुद्र वहाँ पे ठंडे एरिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन पोलर बियर्स को आप यहाँ ले आओ राजस्थान के अंदर, वो 4 दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। हस्की एक डॉग आता है, उसका सुना होगा आप लोगों ने नाम। अगर उसको आप राजस्थान में ले आओ, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो सिर्फ साइबेरिया के अंदर जिंदा रहता है। मैं दिखा देता हूँ फोटो हस्की की भी एक बार। ठीक है, अब ये जो डॉग होता है, ये आपका सिर्फ सर्दियों के अंदर रह सकता है। ठीक है, जैसे बर्फीले एरिया के अंदर रह सकता है। अगर आप इसको यहाँ ले आओगे राजस्थान में, 4-5 दिन में मर जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें अलग अलग जगह पे अलग अलग विविधता पाई जाती है, उसी चीज़ को ध्यान रखना है। और उसके रोगों से लड़ने की क्षमता, हर चीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, एक मिनट। ओके, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये किसके आधार पे हो गया? जेनेटिक्स के आधार पे ध्यान रखना है। ठीक है, अलग अलग जेनेटिक्स के जो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्पीशीज, प्रजाति, प्रजातीय विविधता, कि किसी भी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या, प्रकार, और जहाँ प्रजाति बहुत अधिक होती है उसे कहते हैं हॉटस्पॉट। भारत के उदाहरण दे सकते हैं, पश्चिमी घाट में आपको अलग अलग आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे देखो आप एग्जांपल देख रहे हो, कहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल जाएगा, जो भी है मशरूम वगैरह देखने को मिल जाएगा, अलग अलग बर्ड्स, फ्लावर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, लंगूर वगैरह, लॉयंस वगैरह। तो जहाँ पे अलग अलग जगह पे जो पाए जाते हैं उसको अपन हॉटस्पॉट भी कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रजातियों में विविधता पाई जाती है। कि मान लेते हैं भारत में कम से कम 400-500 मान लेते हैं अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन वो, और आप वहीं अंटार्कटिका में चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, इस वाले एरिया के अंदर आपको नहीं मिलेंगे वो चीज़ें। तो वही चीज़ का कहने का मतलब है। ठीक है, तीसरा आ जाता है इकोसिस्टम या प्रांतंत्र, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के वन, घास, भूमि, मरुस्थल, अर्धभूमि, जितनी अधिक विविधता उतना अधिक संतुलन। देखो ऐसा है कि वैरायटी होती है अपने जो इकोसिस्टम है उसमें, अलग अलग तरीके से वैरायटी होती है। यहाँ पर कहीं पर बहुत ज़्यादा हरे भरे वन मिलते हैं, कहीं पर घास फूस वाले वन मिलते हैं, कहीं पे घास के मैदान मिलते हैं, कहीं पे सिर्फ आपको पहाड़, रॉकी जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, कहीं पे आपको
सिर्फ पानी में वैरायटी देखने को मिलती है, मछलियाँ वगैरह अलग अलग, या फिर अर्धभूमि होती है कहीं पे, तो वो भी सारा विभिन्नता जो पाई जाती है इकोसिस्टम में, उसके आधार पर भी जितना अधिक विविधता होगी उतना अधिक वहाँ पर संतुलन होगा, ठीक है। और जितना अधिक अपने नेचर के अंदर विविधता होगी उतना बैलेंस बना रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर अलग आपको वैरायटीज़ पाई जाएंगी, यहाँ पे अलग पाई जाएगी, यहाँ पे अलग पाई जाएगी, और यहाँ पे अलग आपको जीव जंतु वगैरह पाए जाएंगे, ठीक है। अब जैव विविधता का महत्व क्या है? पारिस्थितिक भूमि का देखो, अभी वही इंपॉर्टेंस की अपन बात कर रहे थे कि हर जीव का एक कार्य होता है, ऊर्जा, पेड़ पौधों से आपको ऊर्जा मिलेगी, पौष्टिक चक्कर चलता रहेगा, जल चक्कर चलता रहेगा, जीव संतुलन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें कि हर एक चीज़ इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। आर्थिक में क्या है, खाद वगैरह फसलों के लिए मिल जाती है, औषधि वगैरह मिल जाती है पेड़ पौधों से, ठीक है, लकड़ी वगैरह मिल जाती है, ठीक है। मौसम भी इसके ऊपर निर्भर करता है, एक चीज़ का ध्यान रहना कि जहाँ पे जैसा आपका हरे भरे वन होंगे वहाँ पर उसमें मौसम में भी काफ़ी चेंजेस आपको नज़र आने लग जाएंगे। कम विविधता में का अधिक से अधिक स्तर, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो कि संसाधन वगैरह भी आपको मिलते हैं अलग अलग जीव जंतुओं से। तो वही चीज़ें, वैज्ञानिक भूमिकाएं क्या होती हैं इसके अंदर, हर प्रजाति एक विशेष कहानी बताती है, ठीक है। ये समझने में मदद करते हैं कि जीवन का विकास हुआ, विकास कैसे हुआ, परितंत्र कैसे काम करता है, ठीक है। अपना जो फूड चेन है वो कैसे काम करती है, कौन सा जीव जंतु कैसे होता है। जैसे एंड्स में माना जाता है कि एंड्स कॉलोनीज़ बनाती हैं, ठीक है, अलग अलग कॉलोनीज़ बनाती हैं वो, ठीक है। कैसे उनके अंदर हर चीज़ का लिए एक नेटवर्क होता है। बीज का आप एग्जांपल ले सकते हैं, मधुमक्खी का, वो भी अलग अलग कॉलोनीज़ बनाती है। एक उनके अंदर पूरा वर्कर एंड्स अलग होगी, प्रोटेक्शन के लिए अलग होगा कि हाँ गार्ड अलग होंगे, बच्चों का देख करने के लिए, तो वो हर चीज़ के लिए वहाँ पर एक सेपरेट उनके अंदर होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ एंट कॉलोनी में एक बार, तो आप लोग को और अच्छे समझ आएगा। ये देखो ऐसे चैम्बर बने होते हैं अलग अलग, तो वही है, एंट कॉलोनी से भी हम लोग सीखते हैं, जीव जंतु से अपन सीखते हैं, साइंटिस्ट वगैरह इसकी स्टडी करते हैं, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है आपके चैप्टर के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि अब जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है, देखो वैसे तो जितने बायोडाइवर्सिटी अपने लिए महत्वपूर्ण है उतना ही अपने को इसको प्रोटेक्ट भी करना होता है, लेकिन लोग क्या है इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, नुकसान बहुत करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ज़ेबरा का आपको इमेज दिख रही होगी, सवाना में पाए जाते हैं, सवाना के मैदान में। अब वहाँ की कंडीशन ऐसी है, घास फूस है ही नहीं, तो वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। या पोलर बियर का एग्जाम्पल देख लो, बर्फ़ पिघलती जा रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, बर्फ़ पिघलती जा रही है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये बने इसी कंडीशन के लिए बने हुए हैं, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होगी उसके लिए बने। अगर आप इसकी कंडीशन ही बदल दोगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे, पेड़ पौधे काट दोगे आप, ये खाना कहाँ से मिलेगा इनको। तो वही सारी, जैसे जहाँ जैसी बायोडाइवर्सिटी का अगर ह्रास होगा तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है जनसंख्या। और इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है ये चीज़ें, वो अपन जान लेंगे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आप वनों को काट दे रहे हो, अतिशोषण हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जो बिल्कुल एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं, बिल्कुल जो मतलब रेयर स्पीसीज है, उनका आप शिकार वगैरह करते हो, तस्करी वगैरह करते हो, तो उसकी वजह से भी होता है। जैसे अपने यहाँ पे सैंड बोआ पाया जाता है, जिसको दम्बी बोलते हैं, जिसके दो मुंह होते हैं, उसको लोग तस्करी करते हैं, 50-50 लाख रुपए में बेचते हैं, तो वो भी एक तरीके से हानि ही है बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय वन है अपने, वहाँ पे विश्व का 25% क्षेत्र, लेकिन 50% प्रजाति पाई जाती है। इनका विनाश वैश्विक संकट ला सकता है, ठीक है, अगर इनका विनाश हुआ तो। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी है। संकटग्रस्त प्रजाति जो होती है किसके द्वारा, IUCN के द्वारा, अपने जो संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं जो विलुप्त हो सकती हैं, विलुप्त होने कगार पे, जैसे रेड पेंडा हो गया अपने पास, कुछ टाइगर हो गया, ये डियर हो गया, कौन सा, और टाइगर हो गया, अलग अलग प्रकार के, तो ये सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार कौन कौन से हैं। उसके बाद आ जाता है अपने पास वनरेबल, जो निकट बस खतरे पे हैं कि हाँ ये भी आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकते हैं, जैसे टटल्स हो गए कुछ प्रकार के, कुछ आपके सांप वगैरह हो गए, और कुछ ऑल्स हो गए, या फिर स्नो लेपर्ड्स हो गए, हिप्पोपोटामस हो गए, तो ये आने वाले टाइम में निकटतम फ्यूचर में समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेयर जो होते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही कम पाए जाते हैं, इनकी तो जनसंख्या बहुत कम है, तो कुछ यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, लाइगर जैसे हो गया, टाइगर और लॉइन से बना होता है ये, अमौर लेपर्ड, चीता वगैरह हो गए, चीता अपने भारत में 33 है अभी, तो इससे जान सकते हो। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, स्नो लेपर्ड, तो जो रेयर हैं कि हाँ ये तो मतलब हर जगह नहीं पाए जाते और बहुत रेयर होते हैं एक तरीके से, तो वो इसके अंदर होते हैं। बस यही आपको बताया हुआ। मेगा विविधता देश कौन से होते हैं, मेगा डाइवर्सिटी, जहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैसे भारत हो गया, इसके अंदर चाइना हो गया, पप्पा न्यू गिनेवा हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मतलब देखो मोस्टली जो क्षेत्र मिलेंगे आपको यहीं पे मिलेंगे जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा जहाँ होती है वहीं पे आपको अलग अलग
विविधता पाई जाती है, ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी जहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, संरक्षण क्यों जरूरी है, प्रमुख उपाय क्या हो सकते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना, आवास संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण करना, वन्य जीव संरक्षण कानून लाना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब बचाया जा सकता है जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को भी। जैसे अपने चंदन को काटने से रोका जा सकता है, टाइगर्स को बचाया जा सकता है, टाइगर प्रोजेक्ट जैसे लॉन्च किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपन ने 1972 में लॉन्च किया था, जिससे क्या अलग अलग जीव जंतुओं को बचाने की बातचीत की गई थी, अलग अलग लिस्ट बनाई गई थी, उन लिस्ट के आधार पर उनको मारना पीटने से बचाने की बात की गई थी। 1992 में रियो समिट हुआ था, अर्थ समिट, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई, और कि यहाँ कैसे सशस्त्र पोषण विकास कैसे करना, उस चीज़ पे ध्यान दिया गया, संसाधनों को भी बचाना, जीव जंतुओं को बचाना, तो उन सारी चीज़ों का आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यही है, और इस इमेज को देख के क्या याद आ रहा है कि जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, जैसे टाइगर, ये भी एक टाइगर है, ये भी एक टाइगर है, लेकिन अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो बस यही था इस चैप्टर के अंदर। दैट्स इट फॉर द क्लास। ओके, हैव अ गुड